चलो अब अपन बात करने वाले हैं एडिशनल ड्यूटीज की। किसकी? एडिशनल ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स विच इज मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 3 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट। सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1 एडिशनल ड्यूटी। ठीक है, मतलब अगर एक्साइज जो है, जो कुछ भी गुड्स इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर होते तो उसके ऊपर एक्साइज लगता था, पहले लगता था। ठीक है, अभी कुछ ही गुड्स के ऊपर लगता है, जैसे अल्कोहलिक लिकर हो गया, पेट्रोलियम हो गया। सो इन सब चीजों पर जो एक्साइज लगता है इंडिया में, सेम एक्साइज रेट वुड बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ये लिखा हुआ है एडिशनल ड्यूटी में। एक बार रीड कर लेते हैं। एनी आर्टिकल which is imported into India is liable to a duty equal to excise duty for time being leviable on like article if produced or manufactured in India. This is called as additional duty. ठीक है, if the excise duty is leviable as a percentage of value of goods, then additional duty would also be calculated as a percentage of value of goods. ठीक है, simple. Rate of additional duty in case of alcoholic liquor. अब अल्कोहलिक लिकर में ये सब है, स्टेट एक्साइज वगैरह सब लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सो ये सारी चीजें लगने वाली है अल्कोहलिक लिकर पर। तो इसी तरीके से आपको इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर भी पे करना होता है एडिशनल ड्यूटीज। ठीक है, सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 1, उसके साथ साथ जो नोटिफिकेशन होंगे उसमें रेट स्पेसिफाई किया जाएगा। आगे पढ़ते हैं अपन काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर वेलिंग ड्यूटी इज टू बैलेंस एक्साइज ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स। एक्साइज ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स मतलब मान के चलो कि आप लोग कुछ फिनिश गुड्स इंडिया में बनाने वाले हो, पर रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा रहे हो। ठीक है, सो जो बाहर से जो रॉ मटेरियल आ रहा है, उस रॉ मटेरियल, अगर ये रॉ मटेरियल इंडिया में बनता है या रॉ मटेरियल इंडिया में बिकता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या एक्साइज ड्यूटी लगती है, वही एक्साइज ड्यूटी लगेगी उस पर्टिकुलर रॉ मटेरियल के ऊपर। तो यहाँ पर ये काउंटर वेलिंग ड्यूटी है एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3। क्लियर? स्पेशल एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 is levied to counterbalance the excise duty leviable on raw materials, components and ingredients of the same nature or similar to those used in the production or manufacture. तो 3.1 में अपन ने बात किया फिनिश गुड्स के बारे में, एंड 3.3 में बात किया रॉ मटेरियल के ऊपर के एक्साइज के बारे में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 5। देखो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी जीएसटी आने के बाद इसका रिलेवेंस थोड़ा सा कम हो चुका है। ओके, मैं मेरा साइज फोटो का थोड़ा बढ़ा देता हूँ। अभी कैसा लग रहा है? ओके, चलो। लेवी ऑफ स्पेशल एडिशनल ड्यूटी। अब अगर कोई आर्टिकल इंडिया में बनेगा तो इंडिया में बेचने के टाइम पर सेल्स टैक्स तो लगेगा कि नहीं? पर बाहर से आ रहा है तो सेल्स टैक्स नहीं लगता था। तो उस सेल्स टैक्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 का एडिशनल कस्टम ड्यूटी। इसको अपन एसीडी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये सारी ड्यूटीज को एसीडी बोलते हैं। क्या काम है ना, अगर आप कोई आर्टिकल इंडिया में बनाते हो एंड सेल करते हो तो वैट लगता था, मतलब जीएसटी के पहले की बात कर रहा हूँ, वैट लगता था। अभी आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी है वो लगेगा। पर जब वैट लगता था, ओके, सो वो वैट अगर बाहर से गुड्स आ रहा है उसके ऊपर नहीं लगने वाला, क्योंकि वो विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं है ना, बाहर से आ रहा है। सो उसको अलग नाम से हम ड्यूटी रिकवरी करेंगे, दैट इज सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में इसको बोला है काउंटर वेलिंग ड्यूटी फॉर बैलेंसिंग सेल्स टैक्स। तो यहाँ पर काउंटर वेलिंग ड्यूटी फॉर सेल्स टैक्स ऐसा भी इसका नाम होता है। ठीक है, पर यहाँ पर इसको ऐसा भी कह सकते हैं स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, एसएडी। एसएडी टू काउंटर बैलेंस वैट, ऐसा इसको बोलो। एसएडी दैट इज स्पेशल एडिशनल ड्यूटी टू काउंटर वेल द इम्पैक्ट ऑन इंसिडेंस ऑफ वैट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये ड्यूटी कंप्यूटेशन फॉर्मेट आप लोग देख लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एकदम सेम ही था जैसे अपन ने ऊपर देखा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, दैट इज प्रोटेक्टिव ड्यूटीज। अब प्रोटेक्टिव ड्यूटीज के पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव समझो तो आप लोग को समझेगा कि गवर्नमेंट ये क्यों लगा रही है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो गवर्नमेंट का मेन इंटेंशन क्या है प्रोटेक्टिव ड्यूटीज को लेकर के? नॉट टू अर्न रेवेन्यू, नॉट टू अर्न रेवेन्यू, जस्ट टू प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्री। इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ड्यूटीज लगाई जाएंगी, इसको हम कहेंगे प्रोटेक्टिव ड्यूटीज। ठीक है, अब प्रोटेक्टिव ड्यूटीज का जो पावर है वो सेक्शन नंबर 6 से आता है। पढ़ लेते हैं एक बार, ओवर ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं ओवरव्यू। The protective duties are levied by central government upon recommendation by tariff commission
ठीक है, जैसे जीएसटी में जीएसटी रिकमेंडेशन के लिए काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल, वैसे ही कस्टम्स में चेंजेस लाने के लिए टैरिफ कमीशन होता है। ठीक है, सो टैरिफ कमीशन अगर रिकमेंड करेगा तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाई जाएगी अपॉन इट बीइंग सेटिस्फाइड दैट सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट which render it necessary to take immediate action to provide protection to Indian industry। ठीक है, मतलब एक एग्जांपल लेकर के बात करता हूँ तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। मान के चलो, देखो चाइना का एग्जांपल लेते हैं अपन तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा सब लोग को। अब इंडिया में एग्जांपल नाइकी का शूज मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, नाइकी का शूज मैन्युफैक्चर हो रहा है, नाइकी या बोलो एडिडास बोलो, ठीक है, एकदम ब्रांड कंपनीज, रिबॉक, एडिडास, नाइकी, ये सब इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर कस्टमर को धोखा देने के लिए चाइना वाली जो गवर्नमेंट है, ठीक है, चाइना की गवर्नमेंट नहीं, चाइना का जो एक्सपोर्टर है वो, अब वो क्या करता है, एकदम सस्ते भाव में इंडिया में अगर समझो कोई नाइकी का शूज मिल रहा है से 6,000 रुपीज में, ओके, एंड चाइना वाला जो है वो इसको 2,000 में दे करके जा रहा है, सेम नाइकी, सेम लोगो, सेम, ऑब्वियसली क्वालिटी सेम नहीं होगा, लोगो वही है ना, लोगो, लोग तो लोगो देख के लेते हैं, बरोबर, लोग तो लोगो देख करके लेते हैं, एवरीवन बाइज बाय सीइंग लोगो, किसको मालूम है असली क्या है। ठीक है, सो नाइकी जो है वो ब्रांड है, एकदम इंपॉर्टेंट ब्रांड है। सो यहाँ पर 2,000 का शूज आ रहा है इंडिया में, बाहर से चाइना से आ रहा है। अब इंडिया में यही नाइकी का शूज अगर बिकेगा तो क्या लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड नाइकी का शूज खरीदेंगे या फिर इंपोर्टेड शूज खरीदेंगे? कहना ऐसे इंपोर्टेड खरीदेंगे, क्योंकि उनको तो नाइकी से मतलब है ना, क्वालिटी आजकल ज्यादा कौन देखता है। ठीक है, तो कस्टमर यहाँ पर डिसीट हो जाएगा, बोलेगा कि ठीक है ये भी नाइकी है ना, 2,000 में चाहिए मेरे को ये। तो यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्री जो है वो अफेक्ट होगा। सो 2,000 में बेच करके इंडिया की मार्केट का कचरा आप लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम आपके प्रोडक्ट पर इस 2,000 पर इतनी इतनी कस्टम ड्यूटी लगाएंगे इन द नेचर ऑफ प्रोटेक्टिव ड्यूटी कि आपका जूता 6,000 का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ताकि वो इंडियन मार्केट में इंडियन मैन्युफैक्चरर के साथ compete कर सके। मतलब हम इसको उल्टा बोल सकते हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर इस शूज के साथ compete कर सके, नहीं तो ये तो यहाँ पर इंडिया का मार्केट पूरा कचरा करके जाएगा ना। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे प्रोटेक्टिव ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट द इंडियन इंडस्ट्री। इज दैट क्लियर? ड्यूरेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव ड्यूटी, तो प्रोटेक्टिव ड्यूटी जो होगा, ठीक है, उसका ड्यूरेशन हर एक उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा जिस नोटिफिकेशन से वो लाया गया है। ठीक है, डिटेल में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आगे एक बार रफली देख लेता हूँ ये। इन केस ऑफ इंक्रीज इन ड्यूटी, अगर आपको प्रोटेक्टिव ड्यूटी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, उसको बढ़ाना है तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लगेगा। ठीक है, दोनों हाउसेस में आपको ये पेश करना पड़ेगा, योर प्रपोजल टू इंक्रीज द प्रोटेक्टिव ड्यूटी। नेक्स्ट इज इमरजेंसी पावर टू इम्पोज और एनहांस एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाना है, ठीक है, देन शेड्यूल में होना चाहिए, जरूरी नहीं, सेकंड शेड्यूल में होना चाहिए, जरूरी नहीं, एक्सपोर्ट ड्यूटी यू कैन इंक्रीज। ठीक है, पर आपको एक स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए जिसके कारण आप इंक्रीज कर रहे हो। मान के चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, इंडिया में से मैंगो, ठीक है, मैंगो, अब इंडिया के जो मैंगोस है ना वो दुबई में काफी ज्यादा चलते हैं। ठीक है, एंड दुबई में कोई पर्सन आईएनआर के टर्म्स में अगर बात करूँ तो से 1,000 रुपीज पर डजन देने को तैयार है, पर इंडिया में ये बेचेंगे अपन तो लगता है सपोजिंगली कितना डजन रहता है भाव, मालूम नहीं है मेरे को, से 300 रुपीज पर डजन, नहीं इतना सस्ता तो नहीं है। एक एग्जांपल लेता हूँ, तो कोई भी क्या सोचेगा कि चलो बाहर ही बेचते ना, इंडिया में कौन बेचेगा, 300 रुपया भाव रखो, एंड बार्गेनिंग करना स्टार्ट करेंगे लोग यहाँ पर, 300 का बोलेंगे 280, कोई बोलेगा 250, कोई सीधा 150 से चालू करता है, मालूम है तुम लोग को? मेरी मम्मी तो ऐसी है। सच्ची बता रहा हूँ, मतलब वो ऐसा बार्गेन करेगी ना कि मेरे को भी शर्म आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ, कभी भी जाता हूँ ना मम्मी के साथ, व्हाट आई से, मैं बाहर रुकूंगा, आप बार्गेन करो, ठीक है, मैं बाहर रुक रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, मतलब ऐसा बार्गेन करने गए, मतलब कुछ चीज थी सच्ची में, मतलब मैं, मेरे को बिलीव भी नहीं हुआ, दुकानदार ने रेट कोट किया 700-800 रुपया, माई मॉम टोल्ड डायरेक्टली 250, 250, सीधा 250। मैं बोला कि यार 250 में तो इसको भी नहीं आया रहेगा, 250 कैसे बोल रहे हो आप, कुछ सेंस है कि नहीं? तो मम्मी बोलती है तू चुप कर, मेरे को सब मालूम है। तो मैं बोला ठीक है,
तो बाद में वो डील जो है ना फाइनल 300 पे हुई, एंड आई वॉज रियली अमेज्ड एट द बार्गेनिंग स्किल। ठीक है, तो मतलब ऐसा होता है मम्मी के साथ शॉपिंग करने का, ये बेनिफिट है। अपन जाएंगे तो क्या 800 ना, ठीक है चल 800 में ले, तो ऐसा नहीं है, डैड का ऐसा ही होता है, 800 बोला 800, कुछ 1 रुपया बार्गेन नहीं करेंगे। बाद में बेचारा दुकानदार खुद ही डिस्काउंट दे देगा। बोला कि ठीक है सर, आपने इतना अच्छे से डायरेक्टली हाँ बोल दिया, 100 रुपया डिस्काउंट, और हम खुश भी हो जाएंगे। पर मम्मी ऐसा नहीं करता। ठीक है, ठीक है, वो इनहेरेंट नेचर है, अच्छी बात है वैसे। पर जगह देख के बार्गेन करनी चाहिए। पता चला आप लोग टाइटन के शोरूम में जाके बार्गेन करोगे, बिग बाजार में बार्गेन करोगे तो नहीं चलेगा। जो छोटी मोटी दुकानें होती है वहां पर बार्गेन कर सकते हैं। चलो खैर, तो यहाँ पर क्या है, 300 रुपए में अगर इंडिया में कुछ बिक रहा है, ओके, तो कोई भी क्या चाहेगा, हम दुबई में बेचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंगो जो है, बीइंग अ स्पेशलिटी ऑफ इंडिया, इंडियन लोगों के लिए नहीं बचेगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देगा, ताकि कोई इसको एक्सपोर्ट ना कर पाए। ठीक है, सो इसीलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का पावर गवर्नमेंट के पास रखा हुआ है, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का भी पावर है। ठीक है, तो दोनों ही केस में बढ़ा सकते हैं विद द प्रॉपर अप्रूवल एंड प्रॉपर सर्कमस्टेंसेस। सेम अप्लाइज टू हियर, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए पावर्स है। ओके, पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए शेड्यूल, दैट इज फर्स्ट शेड्यूल, उसमें लिखा होना चाहिए, तो ही इंपोर्ट ड्यूटी का रेट बढ़ सकता है। अगर फर्स्ट शेड्यूल में नहीं लिखा है तो आपको पहले शेड्यूल में डालना पड़ेगा बाय वर्चू ऑफ नोटिफिकेशन, एंड देन आपको इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर है? अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पर, दैट इज सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक का लॉजिक समझेंगे। सेफ गार्ड ड्यूटी, एज द नेम सजेस्ट, टू प्रोटेक्ट और टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नाम 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 ही काफी है ना, व्हाट्स इन नेम, नेम में ही तो सब कुछ है। सेफ गार्ड ड्यूटी मतलब टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ, टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन प्लेयर्स। ओके, अब सेफ गार्ड ड्यूटी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी, इन तीनों में माइनर माइनर डिफरेंसेस है। सब लगाने के पीछे ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन थोड़ा सा माइनर फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, सुनते हैं अपन ध्यान से, समझ लो अच्छे से, मजा आएगा तुम लोग। Circumstances in which safeguard duty can be imposed. सबसे पहला है, any article is imported into India in increased quantities. In increased quantities. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो सिटीजन, सिटीजन नहीं, कैलसी पकड़ता हूँ, कैलकुलेटर। ठीक है, अब जो कैलकुलेटर्स है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं अच्छे तादाद में। ठीक है, इंडिया में बहुत अच्छे से बन रहे हैं कैलकुलेटर्स, पर यहाँ पर कैलकुलेटर सस्ते में आ रहे हैं, एंड इंडियन जो ट्रेडर्स होंगे या तो जो कंज्यूमर्स है, वो लोग सस्ते वाले कैलकुलेटर ले रहे हैं जो चाइना से आ रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर मान के चलते हैं कि इंडिया में, यहाँ पर मैं कुछ डेटा लिख रहा हूँ, ध्यान दो। इंडिया में 2021, क्या लिखा है, 2020, यहाँ पर 10,000 टन, 10,000 टन कैल्सी बने। ठीक है, 10,000 टन कैल्सी बन गए। 2021-22 में, ठीक है, पर्टिकुलर मंथ में पता चला कि इंडिया में कम बन रहे हैं, पर इंपोर्ट जो है वो बढ़ गए। अभी यहाँ पर इंपोर्ट का डेटा लिख रहा हूँ, इंपोर्ट है समझ के चलो 2,000 टन। ठीक है, इतना छोटा सा इंपोर्ट का प्रोपोर्शन है, छोटा 20% है, अग्रीड। इससे कम कर दूं, थोड़ा कम कर देता हूँ, सपोजिंगली से, सपोजिंगली कितना पकड़ू, 100 टन। ठीक है, 100 टन, 100 टन इंपोर्ट किया, 10,000 क्वांटिटी, 10,000 टन इंडिया में बनता है। ठीक है, अब 21-22 में क्या हुआ, टोटल शिफ्ट हो गया पूरा। अब यहाँ पर पता चलता है कि 1,000 टन इंपोर्ट होने लगे, 1,000 टन, या मान के चलो 500 टन, 600 टन, दैट इज ऑल्सो बिग क्वांटिटी। ओके, सो 1,000 टन इंपोर्ट होने लगे, एंड इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग बहुत कम बनाने लगे अभी। ठीक है, से 7,000 टन। ओके,
7,000 टन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो बहुत शॉक हो गई। गवर्नमेंट सोचने लगी कि यार इंडिया में लोग कैल्सी यूज ही नहीं कर रहे क्या, सिर्फ 7,000 टन ही बनाया, इतना कैसे कम बन रहा है, क्या सीए में लोग आ नहीं रहे क्या, इज नो वन डूइंग सीए। पर पता चल रहा है कि आईसीआई के एग्जाम्स में 3-3 लाख लोग बैठ रहे हैं, सीएमए के एग्जाम दे रहे हैं लोग, सीएस के एग्जाम दे रहे हैं, बैंकिंग के लोग दे रहे हैं, ठीक है, फिर एफआरएम दे रहे हैं, फिर सीएफए का एग्जाम चलो, सब लोग पढ़ रहे हैं। 11 12 है बच्चे लोग, सीपीटी में 1.5-2 लाख रुपए, 1.5-2 लाख बच्चे लोग बैठ रहे हैं। तो सभी लोग कैल्सी तो यूज कर रहे हैं, पर कैल्सी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है। इसका रीजन क्या है? क्या लोग चाणक्य बन गए? ठीक है, क्या है वो जीरो जिसने इन्वेंट किया था, जो भी है। तो मतलब लोगों का दिमाग इतना स्ट्रांग हो गया, एबाकस चालू करने लगे कि उनको कैल्सी की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं, ऐसा ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। बाद में पता चलता है ऑन एन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन कि इस कैल्सी का इंपोर्ट्स बढ़ गया है। मतलब ऑब्वियसली, ऑब्वियसली कोई तो एक कंट्री रहा होगा जो इंक्रीज्ड क्वांटिटीज में यहाँ पर कैल्सीज डाल रहा है। मतलब इंडियन इंपोर्टर जो है वो, जो कैल्सीज है वो इंक्रीज्ड क्वांटिटी में, भारी मात्रा में इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं इनका तो मोरल डाउन हो जाएगा, हमारा कैल्सी कोई नहीं खरीद रहा है, हम लोग का सेल डायरेक्टली 30% कम हो गया। सो इसीलिए गवर्नमेंट इनको सेफगार्ड करने के लिए, इंडियन इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए सेफगार्ड ड्यूटी लगाएगा। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं क्या है। आई होप एग्जाम्पल इज क्लियर। सच इंक्रीज importation is causing threatening to cause causing or threatening to cause serious injury। मतलब सीरियस इंजरी हो रही है, ठीक है, मतलब सीरियस इंजरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 4-5 टन बढ़ गया तो फिर इम्पोर्ट सेफ गार्ड ड्यूटी लगा दिया, ऐसा नहीं। इट शुड बी इंक्रीज क्वांटिटी एंड इट शुड थ्रेटन द इंडियन इंडस्ट्री। द मेजर्स आर इम्पोज्ड बाय इशूइंग नोटिफिकेशन। ठीक है, नेचर ऑफ सेफ गार्ड ड्यूटी, प्रोडक्ट एंड कंट्री स्पेसिफिक। मतलब कैल्सी फ्रॉम चाइना, कैल्सी फ्रॉम चाइना, मतलब कैल्सी इंपोर्टिंग फ्रॉम चाइना, उसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा। पर अगर कोई जापान वाला कैल्सी आ रहा है उसके ऊपर नहीं लगेगा। समझ में आ रही है क्या बात? सो इट इज प्रोडक्ट एंड कंट्री स्पेसिफिक। मतलब ऐसा नहीं कि सारे के सारे कैल्सी के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगाएंगे, नहीं ऐसा नहीं। सिर्फ चाइना से जो कैल्सी आ रहा है उसी के ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगाई जाएगी, बिकॉज दिस पर्टिकुलर ड्यूटी इज प्रोडक्ट स्पेसिफिक एंड कंट्री स्पेसिफिक। आई होप इट इज क्लियर। ओके, मोड्स ऑफ सेफगार्ड मेजर्स, इम्पोजिशन ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ रेट कोटा, मतलब टैरिफ आपका बढ़ जाएगा, या तो अदर मेजर्स एज गवर्नमेंट में डीम फिट। ड्यूरेशन ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी, इंपॉर्टेंट, मार्क करो इंपॉर्टेंट। ड्यूरेशन इज 4 years, 4 साल के लिए लगाई जा सकती है, ठीक है, सेफगार्ड ड्यूटी 4 साल के लिए लगाई जा सकती है, ठीक है। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इम्पोजिशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सटेंशन पॉसिबल है, द सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सटेंड द पीरियड of such imposition from the date of its first importation, provided it is of the opinion that domestic market has such injury। okay, 4 साल से एक्सटेंशन हो सकता है, पर टोटली ये 6 साल से एक्सटेंड होगा, ठीक है। 6 years एक्सटेंशन इज पॉसिबल। अब 6 years का एक्सटेंशन एक साथ नहीं लगेगा, ध्यान से समझना। पहले फर्स्ट इम्पोजिशन 4 साल, ठीक है, इम्पोजिशन तो 4-4 साल में लगने वाला है ना, तो यहाँ पर 4 years वापस से लगेगा एंड देन 2 साल, मतलब ये जो 6 साल है उसका एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन पीरियड होगा, ठीक है। एट वन स्ट्रेच 6 साल नहीं होगा, 4+4+2 होगा, क्लियर है। सो 4 साल के लिए नॉर्मल लग सकती है, पर एक्सटेंशन पॉसिबल है आने वाले और 4 साल के लिए एंड आने वाले और 2 साल के लिए। सो टोटल 6 years एक्सटेंशन पॉसिबल। सो टोटल लेवी ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी कैन नॉट एक्सीड 10 years। समझ में आई बात? ओके, तो मतलब सर 10 साल के बाद भी अगर यही होता रहा तो, 10 साल के बाद भी यही होता रहा तो यहाँ पर गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी। गवर्नमेंट बोलेगी कि तुम अपने पांव पर खड़े हो जाओ, अब तो तुम लोग सुधर जाओ, 10 साल तुम लोग को मौका दिया, 10 साल तक तुम लोग को हमने हमारे आंचल में बचा के रखा, अब तो सुधर जाओ, अब तो कुछ अच्छा करके बताओ, ठीक है। तो इसीलिए 10 साल तक ही वैलिड रहेगी। एग्जेम्पशंस वेरी इंपॉर्टेंट। सेफगार्ड ड्यूटी कब नहीं लगेगी वो सुनना, सेफगार्ड ड्यूटी कब नहीं लगेगी। फर्स्ट वन, आर्टिकल्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री, अब डेवलपिंग कौन होता है, डेवलप कौन होता है, ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन वगैरह आता है, ठीक है। सो गैट का जो भी गाइडलाइंस है डब्ल्यूटीओ का, उसके हिसाब से वो चलता है सब कुछ। सो डेवलपिंग कंट्रीज से अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं,
ठीक है, डेवलपिंग कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या पढ़ते हैं, आर्टिकल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री सो लॉन्ग एज शेयर ऑफ इंपोर्ट्स of that article from that country does not exceed 3% of total imports of that article into India. मतलब टोटल इंपोर्ट को हम कंपेयर करेंगे उस पर्टिकुलर कंट्री से इंपोर्ट किए हुए आर्टिकल से, ठीक है। अगर वो 3% से कम है तो उसके ऊपर सेफगार्ड नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलो इंडिया में टोटल कैल्सी इंपोर्ट हुआ 10,000 टन, 10,000 टन, ठीक है। अब इसमें से कुछ कंट्रीज हैं से डेवलपिंग कर, एक कंट्री की बात करें अपन, डेवलपिंग कंट्री की बात करें, मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री की बात नहीं कर रहे, वो हम नीचे बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, फ्रॉम मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री नीचे बात करेंगे, यहाँ पर एक ही डेवलपिंग कंट्री, ओके। सो यहाँ पर लिया हमने चाइना, चाइना इज अ डेवलप कंट्री, पर यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं डेवलपिंग कंट्री, ठीक है। अगर ये डेवलपिंग कंट्री है एंड सपोजिंगली से यूएस है, ये डेवलप्ड कंट्री, ओके। अब डेवलप कंट्री ऐसा तो नहीं करेगी ना, कचरे के भाव में तो नहीं बेचेगी, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री ये सब करती है, ये गवर्नमेंट का असम्पशन है। तो यहाँ पर चाइना से आ रहा है 200 टन, सॉरी, हाँ बराबर 200 टन, ओके। बाकी यूएसए, इजराइल वगैरह 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 सब डेवलप कंट्री से आ रहा है छोटी छोटी क्वांटिटीज में, ठीक है। तो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्री सिर्फ एक ही, डेवलपिंग कंट्री सिर्फ एक ही, तो यहाँ पर ये 200 है, ओके। सो दिस 200 divided by total imports कितना है 10,000. So since it is less than 3%, that is it is 2%, then ये जो चाइना से गुड्स आ रहा है कैल्सी, उसके ऊपर कोई सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। समझ में आई बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मोर देन वन डेवलपिंग कंट्री, एक से ज्यादा डेवलपिंग कंट्री से अगर कैल्सी आ रहे हैं तो क्या मतलब, अफगानिस्तान, ओके, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, ठीक है। ये 4 कंट्रीज हैं, इन चारों कंट्रीज से आ रहा है कैल्सी, क्लियर है। अब आगे देखते हैं, यूएस भी है यहाँ पर, रशिया है, ठीक है। सो इतने ये डेवलप नेशंस है। अब अफगानिस्तान से जो कैल्सी आ रहा है वो है से सपोजिंगली 50 टन्स, बांग्लादेश से आ रहा है 10 टन्स, चाइना से आ रहा है से 200 टन्स, ओके, एंड श्रीलंका से आ रहा है एक काम करते, रुको थोड़ा एग्जांपल ट्विस्ट करते हैं। मैं ना ऑन द स्पॉट ले रहा हूँ, इसके लिए मेरे को नंबर्स क्लिक नहीं हो रहा है, रुको। तो अफगानिस्तान से 250, यहाँ से 250, यहाँ से 250, यहाँ से 250, चलो ये एकदम सिंपल एग्जांपल, ओके। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा हूँ मैं, सबसे 250 आ रहा है, टोटल इंपोर्ट्स हुआ 10,000, पूरे साल में टोटल इंपोर्ट नॉर्मली होता है 10,000, ठीक है। अब यहाँ पर कितना परसेंट इंपोर्ट हो रहा है, डेवलपिंग कंट्री है, सारे के सारे डेवलपिंग, कितना हो रहा है, कहना है से 2.5%, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, ठीक है। अब क्या यहाँ पर गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकती है, क्या यहाँ पर गवर्नमेंट सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकती है, सोचो। क्योंकि गवर्नमेंट को सेफगार्ड ड्यूटी लगाना होगा तो क्या बोला था मैंने, डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है तो 3% से ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पे तो सब लोग 2.5, 2.5 है, तो यहाँ पर नहीं लगा सकते क्या, ऐसा नहीं है। आंसर इज, अगर इन सबका मिला करके, ठीक है, हर एक का शेयर 2.5 है, मतलब 3 से कम है, ओके, पर सबका मिला करके अगर 9 से ज्यादा है, कितने से, 9% से, देन सेफगार्ड ड्यूटी कैन बी लेविड, क्लियर है। मतलब एक एक का अगर 3 से कम है पर टोटल मिलाएंगे तो 9% से ज्यादा है, देन इन दैट केस सेफगार्ड ड्यूटी कुड बी लेविड। तो यहाँ पर अगर टोटल करें अपन तो कितना आ रहा है, 1,000 आ रहा है, ओके। सो 1,000 इज नथिंग बट 10% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स इनटू इंडिया। सो डेवलपिंग कंट्री से 10% आ रहा है, माना कि एक एक से 2.5, 2.5, 2.5 आ रहा है, पर सबसे मिलाएंगे तो 10% से ज्यादा आ रहा है ना, मतलब 9% से ज्यादा आ रहा है, दैट इज 10%। तो यहाँ पर इन सारी कंट्रीज से जो भी इंपोर्ट होगा उसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी गवर्नमेंट लगा सकती है,
इज दैट क्लियर? समझ में आया? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, द परसेंटेज, ये जो 3%, 9% ये सब देख रहे हैं ना अपन, ये जो परसेंटेज है दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द क्वांटिटी, नॉट ऑन द वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि 10 करोड़ का वैल्यू का इंपोर्ट हुआ तो 10 करोड़ का 9%, ऐसा नहीं। 10 करोड़ में कितने क्वांटिटी इंपोर्ट हुए, यहाँ पर हर एक चीज में मैंने टन में बात किया था, आप लोग को याद होगा तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो परसेंटेज निकालोगे आप लोग, क्वांटिटी का परसेंटेज निकालोगे, नॉट ऑफ वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। इंपोर्ट्स बाय 100% ईओयू और एसईजेड, इनके लिए कोई भी सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसके पीछे रीजन है, सुनो ध्यान से। रीजन सुनोगे तो याद रह जाएगा, रीजन नहीं सुनोगे तो फिर बैठ करना पड़ेगा। चलो मान के चलते हैं अपन, एक एंटिटी है ईओयू में और एसईजेड में, ठीक है, जैसा भी हो। यहाँ पर है चाइना, यहाँ पर है चाइना, ओके। अब चाइना से जो ईओयू एसईजेड है, ये लोग इंपोर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ईओयू और एसईजेड का मेन पर्पस क्या होता है? इनका एग्जिस्टेंस का सोल पर्पस होता है एक्सपोर्ट्स। सोल पर्पस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस इज एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, ठीक है। ईओयू का भी एक्सपोर्ट है, एसईजेड का भी एक्सपोर्ट है। माना क्यों डीटीए में सेल कर सकते हैं, पर उनका मेन पर्पस है एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर क्या कहा जाता है, अगर चाइना से इंक्रीज्ड क्वांटिटी में अगर ईओयू या तो फिर एसईजेड इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इन लोगों को इंपोर्ट पर हम सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग बाद में एक्सपोर्ट ही तो करने वाले हैं ना। अगर हम इसके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगा देंगे तो इनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, इनका कॉस्ट बढ़ जाएगा तो इनका एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ जाएगा। अगर एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ जाएगा तो एक्सपोर्ट मार्केट में इनके गुड्स कॉम्पिटिटिव नहीं बनेंगे। समझ में आएगा? लॉजिक समझा गया? दिस इज द लॉजिक। ऑलवेज हंट फॉर लॉजिक। लॉजिक समझा? क्या लॉजिक था? ईओयू और एसईजेड का काम क्या है? एक्सपोर्ट करना, ठीक है। अगर इनके इनके इंपोर्ट पर, इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करना इनका काम है, मान के चलते हैं। तो चाइना से इंपोर्ट किया हायर क्वांटिटीज में एंड एक्सपोर्ट करने वाले, ओके। सो इनके ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि अगर सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी तो इनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ गया तो एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ गया तो आउटसाइड मार्केट में ये लोग कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सर अगर इन लोगों ने इंपोर्ट किया एंड डीटीए में सेल कर दिया, तो इंडिया में सेल कर दिया, तो हम नहीं छोड़ेंगे। डीटीए में सेल किया तो सेफगार्ड ड्यूटी भरनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आई होप इट इज क्लियर। तो नो सेफगार्ड ड्यूटी इफ इट इज इंपोर्टेड बाय 100% ईओयू और एसईजेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। अगर डीटीए में सेल किया तो फिर आप लोग को भरना पड़ेगा सेफगार्ड ड्यूटी। नेक्स्ट, मेरे को इसमें बाकी था कुछ। प्रोविजनल लेवी। प्रोविजनल लेवी, जब तक फाइनल रेट ऑफ सेफगार्ड ड्यूटी डिटरमाइन नहीं हो जाता तब तक प्रोविजनल लेवी पर हम टैक्स का कलेक्शन कर सकते हैं अप टू 200 डेज। प्रोविजनल रेट मान के चलो कि 20% मेरे को लगता है कि सेफगार्ड ड्यूटी होना चाहिए, गवर्नमेंट को लगता है, मेरे को नहीं, गवर्नमेंट को 20% होना चाहिए, तो लगा दिया 20%। बाद में पूरा इंक्वायरी बैठा है, असेसमेंट हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बाद में पता चला अरे यार 50% होना चाहिए, 50% होना चाहिए। तो बाद में 50% हो सकता है, पर 20% कैन एग्जिस्ट ओनली अप टू 200 डेज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रोविजनल लेवी विच वुड बी एग्जिस्टिंग ओनली फॉर 200 डेज। ओके। Refund provision. If upon final determination, the central government is of the opinion that increased import have not caused or threatened to cause injury to the domestic market, the safeguard duty collected shall be refunded. मतलब अगर 20% लगा दिया प्रोविजनली सोच के कि ये इंक्रीज क्वांटिटी में इंपोर्ट हो रहा है, लगा दो, एंड बाद में पता चला कि ये होना ही नहीं चाहिए, 50 नहीं तो 0 होना चाहिए, तो यहाँ पर जिन्होंने भी सेफगार्ड ड्यूटी पे किया उनको रिफंड दिया जाएगा। ओके। पर अगर ये 50 हो जाता था तो क्या 30% हम लोग वसूल करते? सोचना ध्यान से, 30% एक्स्ट्रा रिकवर करते क्या? आंसर इज नो। रिकवरी, एडिशनल रिकवरी के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, बट अगर 20% से कम आता है सेफगार्ड ड्यूटी फाइनल असेसमेंट के बाद, तो यहाँ पर आपको रिफंड मिल जाएगा फॉर दिस 20%। क्लियर है? पर अगर बाद में रेट बढ़ जाता है तो कोई भी आपको एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं है। ऑल प्रोविजंस ऑफ कस्टम ड्यूटी अप्लाइज टू दिस पर्टिकुलर ड्यूटी एज वेल। ठीक है, अपना हो गया सेफगार्ड ड्यूटी। नाउ कमिंग टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अगेन, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट अपने लिए। तो क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। काउंटर
बिलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सब्सिडाइज्ड आर्टिकल मतलब क्या, एक एग्जांपल लेकर के बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जांपल्स मैं बहुत अच्छे अच्छे दूंगा। यहां पर है चाइना, यहां पर है इंडिया। ओके, अब चाइना जो है वो अपने एक्सपोर्टर्स के कान भर रही है। क्या भर रही है? कान भर रही है। क्या बोल के? चाइना वाले, एक काम करो, आप अगर इंडिया में एक्सपोर्ट करोगे, आप इंडिया में अगर एक्सपोर्ट करोगे तो मैं चाइनीज गवर्नमेंट, ठीक है, मैं चाइनीज गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दूंगा। क्या दूंगा? सब्सिडी दूंगा। मतलब मान के चलो इंडिया में नॉर्मली ये कैलसी बिकते हैं 50 रुपए में, ठीक है, 50 नहीं, सॉरी, 500 में। इतने सस्ते तो कैलसी है ही नहीं। कैसियो का 700 का आता है, बाकी सिटीजन के तो 150 के भी आते हैं, 200 के भी आते हैं, 120 का भी आता है। ठीक है, तो 500 में नॉर्मली ये कैलसी बिकते हैं। पर गवर्नमेंट जो है चाइना की, वो क्या बोलती है चाइना के एक्सपोर्टर को, आप एक काम करो, आप सिर्फ 200 रुपए में यहाँ पर भेज दो। चुपचाप से 200 रुपए में यहाँ पर भेज दो। जो आपको 300 का जो लॉस होने वाला है, ये मैं आपको एज ए सब्सिडी दूंगा। समझा? क्या गवर्नमेंट क्या बोलती है, मैं सब्सिडी दूंगी आपको, आप 200 में बेचो, 300 रुपए हमसे ले लेना। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज सब्सिडी। एंड ये सब्सिडी की वजह से इंडिया में ये कम प्राइस पर बेच पा रहा है। तो यहाँ पर अगर इंडियन गवर्नमेंट को पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, दिस गवर्नमेंट ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री इज गिविंग सब्सिडी टू इट्स मैन्युफैक्चरर्स, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड लेवी काउंटरवेलिंग ड्यूटी अमाउंटिंग टू ₹300, दैट इज नथिंग बट सीवीडी। जितना उधर उसने सीवीडी मतलब सब्सिडी दिया, उतना ही यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ताकि ये कैलसी इंडिया में 500 का बन जाए एंड इंडियन कंपटीशन ठीक से हो। समझ में आई बात? सो बेसिक फंडा ये है कि एक्सपोर्टर की कंट्री में एक्सपोर्टर की गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को बहुत बेनिफिट्स दे रही है। इट इज गिविंग मल्टीपल बेनिफिट्स टू द एक्सपोर्टर्स। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक बेनिफिट पर हम लोग टैक्स लगा देंगे, ऐसा नहीं। पर जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के लिए मिलेगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करोगे तो ही हम देंगे, और इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा तो ही देंगे, मतलब अगर ऐसे टाइप का है कुछ, तो उस केस में अपन काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकते हैं। ओके, पढ़ते हैं एक बार अच्छे से। एनी कंट्री और टेरिटरी directly or indirectly pays or bestows subsidy upon manufacturer or production or exportation of any article। मतलब अगर कोई कंट्री और कोई टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्या? टेरिटरी मतलब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं। मान के चलो कि महाराष्ट्र में अगर अपन प्लान डालेंगे, ओके, तो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी सब्सिडी दे सकती है आप लोग को। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगी, या तो दोनों ही दे सकते हैं। तो कंट्री और टेरिटरी दोनों ही कवर्ड है। जो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली एक्सपोर्टर को पे करती है, 300 रुपए अपने केस में क्या हो रहा था, पे हो रहा था, तो पे करती है। और बेस्टोस, बेस्टोस मतलब उसको बोलती है कि आप मैन्युफैक्चर करो, आपको हम मशीन फ्री में देंगे, वी विल गिव यू मशीन फ्री। मतलब प्राइस में सब सपोर्ट नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पर 300 रुपये डायरेक्टली नहीं दिया, बोला कि हम आपको मशीन लगा के देंगे, आप मैन्युफैक्चर करो। तो अगर ये खुद मशीन लेता तो 300 रुपये का इसको कॉस्ट अपोर्शन करना पड़ता ना, पर वो नहीं करना पड़ रहा है इसको, क्योंकि मशीन गवर्नमेंट ने लगा के दी इसको। तो यहाँ पर ये होता है बेस्टोइंग द सब्सिडी अपॉन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन और एक्सपोर्टेशन। अगर एक्सपोर्ट करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, प्रोड्यूस करोगे, तो हम आपको देंगे। तो ऐसी सब्सिडी को हम लोग काउंटर वेल करेंगे इंडिया में। सच सब्सिडी इंक्लूड सब्सिडी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच आर्टिकल। ओके, ठीक है। सच आर्टिकल्स आर इंपोर्टेड इनटू इंडिया, ठीक है। द इंपोर्टेशन मे और मे नॉट डायरेक्टली फ्रॉम द कंट्री ऑफ मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। मतलब मान के चलो चाइना एंड चाइना का दोस्त कौन है? अभी नया दोस्त पाकिस्तान बन गया, एग्जाम्पल, ठीक है। देखो तुम लोग कुछ ऐसा समझना मत इसको, ये खाली एग्जाम्पल्स है, प्लीज इसको वायरल वगैरह मत कर देना।
तो मेरे को मालूम है ये कितना खतरनाक है, मैं पी लिखता हूँ इधर। नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। चाइना और पी, ठीक है, एक पी करके कंट्री है। ओके। चलो ठीक है, आई ट्रस्ट यू ऑल। तो यहाँ पर एक कंट्री है, पी ए के नाम है उसका। ओके। अब ये लोग दोनों दोस्त हैं, अच्छे दोस्त बन गए अभी, कोविड के बाद अच्छे दोस्त हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, चाइना बोलती है कि मेरे को ना इंडिया में ये 200 रुपए में डंप करना है। डंप मतलब ऐसा मत समझो कि एंटी डंपिंग की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर सब्सिडी की ही बातें कर रहा हूँ। तो चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने चाइना के एक्सपोर्टर को सब्सिडी दिया 300 रुपए का। बोला कि एक काम करो, आप पाकिस्तान में भेजो इसको 200 में। ठीक है। अब पाकिस्तान क्या करेगा, इंडिया में इसको बेचेगा से 250 में। फिर भी इंडिया में तो 500 में बिक रहा है ना, 250 में आएगा, जो इंडियन मार्केट का तो कचरा हो जाएगा। बाद में गवर्नमेंट बोलेगी पाकिस्तान को, पाकिस्तान आपने कैसे 250 में बेच दिया? क्या आपकी गवर्नमेंट, क्या आपकी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है? तो पाकिस्तान का एक्सपोर्टर बोला कि हमारे यहाँ तो टमाटर के भाव 200 रुपए किलो है, हमारी गवर्नमेंट क्या खा खा हमको सब्सिडी देगी? ओके। तो यहाँ पर सब्सिडी पाकिस्तान की गवर्नमेंट दे ही नहीं सकती, पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं दे पाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट बोलती है अच्छा यार ठीक है, माना, अग्रीड, वी अग्री विथ यू, हमको आपकी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा है। ठीक है। सो यहाँ पर फिर इंडिया वाली गवर्नमेंट ने थोड़ा ओ किया, क्या किया, इन्वेस्टिगेशन किया। बाद में पता चला कि इन लोग दोनों ने हाथ मिलाया। ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ चाइना से आएगा तो ही, चाइना ने पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान से इंडिया में आया तो भी हम इसको काउंटरवेलिंग कर सकते हैं, इफ इट इज प्रूव्ड। ठीक है। समझ में, एग्जाम्पल है, इसको कुछ सीरियसली मत लो सब लोग। ओके, इसको एज अ फन लो। चलो। द importation may not be directly from the country. Okay, ठीक है। The article may or may not be in the same condition as and when exported from the country of manufacture or production or may be changed in the condition। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा सुनना। अब यहाँ पर मैंने कैल्सी का एग्जांपल लिया ना आपके साथ। अब कैल्सी में ना आगे कंटिन्यू करते हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं देखो। द आर्टिकल मे नॉट बी इन द सेम कंडीशन, मतलब सेम कंडीशन में होना जरूरी नहीं। अब इंडिया में कैल्सी बिकता है 500 रुपए में। ठीक है। अब इंडियन गवर्नमेंट सोचती है कि कैल्सी आने दो सस्ते में, हम उस पर काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाएंगे। तो यहाँ पर चाइना जो है वो क्या बेचता है, सिर्फ कैल्सी का जो आउटर कवर है, ये बाहर का कवर दिख रहा है, सिर्फ ये भेजा, सिर्फ इतना भेजा 100 रुपए में। ठीक है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट बोलती है चलो ठीक है, कैल्सी तो नहीं आया ना, ओके जाने दो, आगे जाने दो, ये बेचो आप लोग। ठीक है। बाद में और एक बार हम लोग राह देख रहे हैं, आने दो कैल्सी तो आने दो, देखते हैं अपन। तो यहाँ पर चाइना ने अभी क्या भेजा, बटन्स भेजे, 1 2 3 4 MRC GT, ये बेचे 50 रुपए में। तो वापस से इंडियन गवर्नमेंट को चकमा दे दिया, बोला कि अरे कैल्सी तो आया ही नहीं, कैल्सी के बटन आ रहे हैं, कैल्सी के बटन क्या करेंगे अपने इंडिया को, थोड़े ना कुछ कर पाएंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पर बॉडी भी आ गई, कैल्सी के बटन भी आ गए। अब चाइना वालों ने यहाँ पर इंडिया में एक असेंबली का पॉइंट खोल के रखा है। ठीक है, चाइना असेंबली पॉइंट, CAP, चाइना असेंबली पॉइंट। अब ये चाइना असेंबली पॉइंट क्या करता है, ये जो बॉडी आया है एंड ये जो बटन्स है, इन सबको असेंबल करता है। एंड असेंबली का कॉस्ट है 100 रुपीज, 100 रुपीज कॉस्ट। ओके। एंड अब यहाँ पर ये लोग बेचने वाले हैं इंडिया में 250 रुपए में। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट को तो समझा ही नहीं, कैल्सी तो आया नहीं डायरेक्टली, अलग फॉर्म में आया ना, पहले बटन आया, फिर ये आया, फिर वो आया, इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं सरकमवेंशन, भी इसको कहते हैं सरकमवेंशन, मतलब लॉ को ओवरराइड करना। ओके। तो इस केस में भी काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। इज दैट क्लियर? आगे लिखा हुआ है सब कुछ। डीमिंग फिक्शन, मतलब सब्सिडी शैल बी डीम टू बी एग्जिस्ट इफ, अगर इन इन केसेस में आपका केस फॉलो हो रहा है तो हम मानेंगे कि सब्सिडी सब्सिडी एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट ऑन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट कर रही है, देन इट वुड बी ट्रीटेड एज सब्सिडी दी हुई है। प्राइस सपोर्ट, आप लोग इंडिया में बेचो, जो लॉस हुआ हम आपको देंगे, तो इसको कहते हैं प्राइस सपोर्ट, ये भी है। ठीक है। फंडिंग मैकेनिज्म, फंडिंग मैकेनिज्म मतलब गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल किसी एक बोर्ड को फॉर्म किया एंड बोला कि आप बोर्ड हो, आप सब्सिडी दो। गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देगा, ये बोर्ड है ना, जो बोर्ड बनाया हमने वो सब्सिडी देगा, गवर्नमेंट डायरेक्टली सब्सिडी नहीं देता। तो गवर्नमेंट दे या तो फिर गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बना के दे, तो भी यहाँ पर
उसको हम सब्सिडी मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज एंटी सर्कमवेंशन मेजर in respect of countervailing duty on subsidized articles, where the central government on such inquiry as it considered necessary is of the opinion that circumvention of countervailing duty has been taken place by either of the following ways। मतलब अगर इनमें से किसी तरीके से अगर आपने काउंटरवेलिंग ड्यूटी को बचाने की कोशिश की, देन हम फिर भी काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगा देंगे। कौन से तरीके हैं सुनो। बाय अल्टरिंग द डिस्क्रिप्शन और द नेम ऑफ द और द कंपोजिशन ऑफ आर्टिकल ऑन विच ड्यूटी हैज बीन इम्पोज्ड। मतलब मान के चलो कैल्सी है, बरोबर। अब कैल्सी इंपोर्ट करेंगे तो सब्सिडी अपना सीबीडी लगने वाला है, ठीक है, सीबीडी सब्सिडाइज आर्टिकल। तो यहाँ पर आप लोग ना जानबूझ के कैल्सी नहीं लिखते हो, यहाँ पे आप लोग लिखते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फॉर द पर्पस ऑफ स्टडीज। मतलब ऐसा एक एचएसएन कोड है एग्जांपल, तो आपने लिख दिया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। गवर्नमेंट तो कैल्सी ढूंढ रही थी, आपने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, मिला ही नहीं, फिर गवर्नमेंट को मिला ही नहीं ना कैल्सी। तो दिस इज कॉल्ड एज सर्कमवेंशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट इज बाय इंपोर्ट ऑफ सच आर्टिकल इन अनअसेंबल्ड और डिसअसेंबल्ड फॉर्म। मैंने बताया था, आप लोग को याद है। मतलब पहले कीबोर्ड, सॉरी कीबोर्ड नहीं, ये कीज आई 1 2 3 4, देन पीछे का एक क्या बोलते हैं अपन उसको, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मेरे को याद नहीं आ रहा। बॉक्स बॉक्स बोला होता, फिर पीछे का बॉडी, हाँ बॉडी। सो जो बॉडी है वो आया, तो इसको हम बोलते हैं अनअसेंबल्ड फॉर्म और डिसअसेंबल्ड फॉर्म। इस फॉर्म में अगर आ रहा है एंड देन इंडिया में उसको असेंबली की जाएगी, तो भी इसको हम बोलेंगे सर्कमवेंशन हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, सर्कमवेंशन मतलब लॉ को ओवरराइड करने की कोशिश। बाय चेंजिंग द कंट्री ऑफ इट्स ओरिजिन, मतलब जैसे मैंने आप लोग को कहा पाकिस्तान में भेजा, पाकिस्तान से इंडिया में भेजा, तो भी उसको हम काउंटरवेल करेंगे। इट में एक्सटेंड द काउंटरवेल ड्यूटी टू सच आर्टिकल ऑल्सो। अमाउंट ऑफ काउंटरवेल ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, अमाउंट कितना होना चाहिए, ऑब्वियसली जितना सब्सिडी मिल रहा है उतना, जितना सब्सिडी मिल रहा है उतना। क्लियर है। एक्सटेंट ऑफ सब्सिडी मतलब सब्सिडी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब काउंटरवेलिंग ड्यूटी किस किस केस में नहीं लगेगी, आंसर इज रिसर्च एक्टिविटी। मतलब अगर रिसर्च एक्टिविटी कंडक्ट करने के लिए आपको सब्सिडी दी गई है, ठीक है, मतलब पेटेंट कॉपीराइट बनाने के लिए, मतलब आपको एक समझो नया ड्रग ढूंढना है, ड्रग इन द सेंस एक अच्छा सा मेडिसिन ढूंढना है, उसके लिए आपको रिसर्च सब्सिडी दिया, ओके, देन उसको हम कहेंगे रिसर्च एक्टिविटी के लिए। सो रिसर्च एक्टिविटी सब्सिडीज पर कोई सीवीडी नहीं लगाई जाएगी। नेक्स्ट इज असिस्टेंस टू डिसएडवांटेज रीजन। मतलब इंडिया में एग्जांपल समझ लो ट्राइबल एरिया, ठीक है। सो ट्राइबल एरिया से अगर हम लोग, सॉरी इंडिया में नहीं, चाइना में, चाइना में ट्राइबल एरिया है, ठीक है। अब ट्राइबल एरिया वाले बेचारे खुद का खाना खुद के पेट के लिए वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो ये लोग बेचारे बोलते हैं कि यार थोड़ा तो ले लो हमसे, थोड़ा तो लो प्लीज प्लीज, ज्यादा मतलब थोड़ा तो लो, सस्ते में देंगे बस। तो यहाँ पर सस्ते में आ रहा है, तो इनसे हम लोग कोई सब्सिडी सीबीडी नहीं लेंगे ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, क्योंकि दिस इज इन फॉर्म ऑफ असिस्टेंस टू डिसएडवांटेज्ड रीजन। मतलब गवर्नमेंट ने जो ट्राइबल रीजन को दिया है बेनिफिट, वो डिसएडवांटेज रीजन है इसके लिए दिया। तो यहाँ पर सस्ते में ये लोग दे पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनको सब्सिडी मिली। बट दिस सब्सिडी इज इन द नेचर ऑफ असिस्टेंट टू डिसएडवांटेज रीजन, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर सीबीडी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट। मतलब अगर गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दी क्योंकि आपने एनवायरमेंट की रक्षा की, ओके, मान के चलो कि अगर आप लोग गणपति पापा की मूर्ति बना रहे हो, ठीक है, मतलब चाइना में एग्जांपल गणपति पापा की मूर्ति बन के आएगी इंडिया में, एग्जांपल है, खाली एग्जांपल है, या फिर से श्रीलंका, जो भी है कुछ दूसरे कंट्री से आ रही है। अब वहां पर समझो कि बायोडिग्रेडेबल मूर्ति बनानी, क्या बनानी है, बायोडिग्रेडेबल, ओके। सो बायोडिग्रेडेबल मूर्ति जो बनाएंगे चाइना में, उस पर्सन को हम लोग सब्सिडी देंगे। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल बनाया उसका क्या मतलब है, एनवायरमेंट को बचाने के लिए। सो अगर एनवायरमेंट को बचाने के लिए कोई सब्सिडी दी जा रही है, तो उसके ऊपर काउंटरवेलिंग ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी इंडिया में। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन। ड्यूरेशन होता है 5 साल, ठीक है, कहाँ पे है ये रहा, 5 years ऑन द डेट ऑफ इम्पोजिशन। फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 5 years इज पॉसिबल, ठीक है, 5 years का एक्सटेंशन पॉसिबल है। देखिए ये एक्सटेंशन के बाद भी अगर फिर भी कंटिन्यू मतलब रिव्यू खत्म नहीं हो रहा है, आउटकम ऑफ द रिव्यू पेंडिंग है, तो और 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रोविजनल लेवी। अगर काउंटरवेलिंग ड्यूटी का अमाउंट नहीं समझ में आ रहा है, तो प्रोविजनल लेवी लगाई जा सकती है फॉर द 6 months, ओके। क्या रिट्रोस्पेक्टिव लगाया जा सकता है, रिट्रोस्पेक्टिव, यस। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब क्या, देखो कई बार क्या होता है ना,
सस्ते में आ जाता है, बाद में समझ में आता है। एलसी सस्ते में आ गए, बाद में समझ में आएगा ना सस्ते में आए, क्योंकि सस्ते में आने के बाद ही तो इंडियन इंडस्ट्री डैमेज होगी। हम पहले से कैसे डिटरमाइन करें कि इंडियन इंडस्ट्री डैमेज हो रही है, नहीं ना। सो इसीलिए पहले सस्ते में आ गए, ओके, उसके बाद डैमेज होना स्टार्ट हुआ। तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि आप रिट्रोस्पेक्टिवली 90 डेज तक ड्यूटी लगा सकते हैं, ठीक है, मतलब पीछे जाकर के 90 डेज। मान के चलो कि 31 मार्च को नोटिफिकेशन निकला, ठीक है, तो 31 मार्च का जो नोटिफिकेशन है वो 1 अप्रैल से अप्लाई होगा। सो ये नोटिफिकेशन से 90 डेज पहले तक के जितने भी इंपोर्ट्स थे उसके ऊपर भी सीवीडी लगाई जा सकती है, इफ इट इज प्रूव्ड दैट सच सब्सिडी एग्जिस्ट। रिफंड प्रोविजन, when the determination of amount of subsidy is pending, प्रोविजनल लगाया जा सकता है, ठीक है। एंड अगर सब्सिडी मतलब आपने ज्यादा पे कर दी प्रोविजनली, ओके, सो प्रोविजनली ज्यादा पे करने पर आपको रिफंड दिया जाएगा। अगर प्रोविजनली आपने कम पे किया तो आपसे एक्सेस कलेक्ट नहीं किया जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ऑल प्रोविजंस ऑफ कस्टम ड्यूटी अप्लाइज, ठीक है, अपना ये सीवीडी का फंडा भी हो गया। कमिंग टू एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये अपना